अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज क्लास 11 का हमारा 5वां लेक्चर है और आज की इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्शन फैक्टर। हम लोगों को कन्वर्शन फैक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशंस के दौरान, क्योंकि फ़िज़िक्स में हमारा यूँ समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का होता है और उसमें हमको तबई मिक़दारों की जो इकाइयाँ हैं उनको बार बार हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम आर्टिकल है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको कन्वर्शन फैक्टर का जो मीनिंग है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा छोटा सा एक गिलास है। ओके, तो यहाँ पर जिसमें हम पानी वगैरह पी सकते हैं, तो मान लीजिए कि ये एक गिलास है। अब गिलास के बाद हम पानी से ही रिलेटेड इससे थोड़ा सा एक बड़ा पैमाना हम यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये इस तरीके से एक बड़ी सी एक बकेट जो है वो हमने ले ली है। ओके, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये है बकेट। ओके, फिर हम थोड़ा सा इस मामले को और बड़ा कर देते हैं। हम पानी से ही रिलेटेड एक और बड़ा कंटेनर हम यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ा सा एक टैंक ले लिया। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने आपके सामने अभी बनाया हूँ ये एक टैंक है जो काफ़ी बड़ा है। ओके, अब आप ऐसा इमेजिन की, ज़ाहिर है ये तीनों जो बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं तो तीनों भी ये पानी से रिलेटेड हैं, मतलब इसके अंदर हम पानी या कोई भी लिक्विड जो है वो भर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि मान लो आपने इस गिलास को लबालब ऐसा पूरा भर दिए, तो ये इसकी पूरी कंप्लीट कैपेसिटी हो गई, ये इसका वॉल्यूम हो गया, मतलब इसका हजम, इस गिलास का जो हजम रहेगा वो इसमें मौजूद पानी के हजम के बराबर हो जाएगा। यानी इसमें हम एक गिलास पानी जो है वो इसमें ले सकते हैं। तो मैं इस पानी के हजम का जो नाम है मैं वो रख देता हूँ 1 गिलास। ओके, अब आप ऐसा तसव्वुर कीजिए कि आपने ये गिलास में पानी भर के इस बकेट में डाल दिए, तो जाहिर है ये पानी यहाँ पर बहुत कम लेवल पे आएगा। फिर आप ये गिलास को और इसमें डालते जाइए तो ये इसके अंदर पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। ऐसा करते करते सपोज कीजिए कि यहाँ तक, मतलब इस बकेट को फुल कंप्लीट भरने के लिए सपोज करो कि आपको यहाँ पे 100 गिलासों की ज़रूरत पड़ी। 100 गिलासेस का जो पानी है वो भरने के बाद ये जो बकेट है ये कंप्लीट हो गई, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो बकेट है इसके अंदर 100 गिलास पानी मौजूद है। ओके, इसके बाद हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ये जो बकेट जो यहाँ पर फुल हो गई है, इस बकेट को उठाकर आपने इस टैंक में डाल दिए, और जब आप इस टैंक के अंदर डालेंगे जाहिर है बकेट भरकर जो पानी है वो टैंक के एकदम नीचे चला जाएगा, मतलब बहुत कम लेवल तक जाएगा। ओके, इसके बाद अब आप इस बकेट को बार बार भरते जाइए और इस टैंक में डालते जाइए, आप देखेंगे इसके अंदर पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो अब ऐसा करते करते आप इसको फुल आखिरी लेवल तक इसको फुल कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने इस टैंक को जो है वो कंप्लीट फुल कर दिए, और ऐसा इसको फुल करने के लिए आपको यहाँ पर 100 बकेट्स की ज़रूरत पड़ी। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो टैंक है ये 100 बकेट से फिल होता है। तो अब आप देखिए आपके पास यहाँ पर 3 अलग अलग जिस्म हैं, 3 अलग अलग कंटेनर्स हैं, एक है गिलास, एक है बकेट और एक है टैंक। गिलास में जो पानी है वो सबसे कम मिकदार में है, फिर आपने इस गिलास में का पानी उठाकर बकेट में डाल दिया, तो आपको पता चला कि इस बकेट को फिल करने के लिए आपको 100 गिलासों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 100 गिलास पानी जो है वो इस बकेट में आ गया है। और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि बकेट का पानी इस बड़े से टैंक में डाल दिए, तो आपको ये पता चला कि इस टैंक को फुल करने के लिए आपको 100 बकेट्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन 3 अलग अलग कंटेनर्स में आपस में क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ पर जो रिलेशन लिख सकते हैं वो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होगा। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस गिलास के अंदर जो पानी मौजूद है हम उस क्वांटिटी का नाम रख देते हैं 1 गिलास। ओके, इस बकेट के अंदर जो पानी मौजूद है हम उसका नाम रख देते हैं 1 बकेट। ओके, और इस टैंक के अंदर जो पानी मौजूद है हम उसका नाम रख देंगे 1 टैंक। लेकिन अब आपको इन सब की कीमतें मिलना शुरू हो जाएंगी। अब आप देखिए, एक गिलास का जो पानी है ये हमारे पास सबसे छोटी मिकदार है,
लेकिन जब हमने ऐसे 100 गिलास लिए तो वो एक बकेट बन गया। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 1 बकेट इज इक्वल टू 100 गिलास। समझ में आया आप लोगों को? 1 बकेट इज इक्वल टू 100 गिलास, क्योंकि इस बकेट के अंदर 100 गिलास पानी हमने डाल दिया था। उसी तरीके से जब हम यहाँ की बात करेंगे तो 1 टैंक जो आएगा, क्योंकि हमने देखा कि 100 बकेट का पानी इसमें डालने पर ये फुल हुआ है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 टैंक इज इक्वल टू 100 बकेट्स। तो अब आपके सामने छोटा सा एक तस्वुर आ गया है। आप देखिए, हमने 3 अलग अलग पैमाने लिए, सबसे छोटा पैमाना, उससे बड़ा पैमाना और ये सबसे बड़ा पैमाना। और ये 3 अलग अलग पैमाने जो है ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। 1 गिलास, उसके बाद 1 बकेट आया तो वो बन गया 100 गिलास, यानी 1 बकेट इज इक्वल टू 100 गिलास। उसी तरह से इसको फिल जब हमने इसमें किया तो 1 टैंक, तो 1 टैंक इज इक्वल टू 100 बकेट्स। ओके, तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग पैमानों को छोटे पैमानों में कन्वर्ट कर, यानी हर बड़े पैमाने को आप छोटे पैमाने के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेस करते टाइम पर आपको कुछ नंबरों की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे आप देखिए 1 बकेट इज इक्वल टू 100 गिलास आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो 100 जो नंबर आया, ये नंबर दरअसल ये हमारा कन्वर्शन फैक्टर है, जिससे हमको पता चला कि एक बकेट और एक गिलास में क्या ताल्लुक है। इस रिलेशन का एक मतलब यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको हम बयान कर सकते हैं कि ये जो 1 बकेट जो है, तो 1 बकेट इज इक्वल टू 100 टाइम्स 1 गिलास, यानी एक गिलास का जो पानी रहेगा उससे 100 गुना ज्यादा पानी एक बकेट में आएगा। तो 1 बकेट जो है वो क्या बन जाएगा? 100 टाइम्स 1 गिलास। उसी तरीके से अगर आप बकेट को अगर इस टैंक में डाल रहे हो तो आप इसको भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 टैंक इज इक्वल टू, क्योंकि वो 100 टाइम्स है इसलिए मैं उसको लिख सकता हूँ 100 टाइम्स 1 बकेट। ओके, तो अब आपके सामने ये जो नंबर आ रहे हैं कि 1 बकेट इज इक्वल टू 100 टाइम्स 1 गिलास, यानी ये 100 जो है ये कन्वर्शन फैक्टर आ गया इन दो लोगों में। उसी तरीके से 1 टैंक इज इक्वल टू आया 100 टाइम्स 1 बकेट, तो बकेट और टैंक इन दो लोगों में जो कन्वर्शन फैक्टर है वो 100 आ गया है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या हम टैंक को गिलास में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? अगर आपने ये बकेट, आप मान लीजिए कि आपके पास ये बकेट है ही नहीं और आपके पास सिर्फ गिलास है और ये टैंक है, तो इस टैंक के अंदर कितने गिलास पानी आपको डालना पड़ेगा? तो आप इजीली इसको भी कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, 1 टैंक इज इक्वल टू 100 टाइम्स 1 बकेट, लेकिन 1 बकेट कितना है? 100 गिलास, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 गिलास। जाहिर है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 10,000 गिलास। इसका मतलब 1 टैंक का मतलब क्या हुआ? 10,000 गिलास। तो 10,000 जो है ये कन्वर्शन फैक्टर आ गया गिलास में और टैंक में। ओके, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताने की कोशिश किया हूँ ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा हर मर्तबा होता है कि हमको कोई एक तबई मिकदार के लिए, कोई भी एक तबई मिकदार हम लेंगे और उस एक तबई मिकदार के लिए हमारे पास अलग अलग इकाइयाँ, अलग अलग पैमाने हमको मिल जाएंगे और उन पैमानों में आपस में इसी तरह का कोई रिलेशन हमको नज़र आएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जिनकी हमको बार बार ज़रूरत पड़ती है वो हम शुरू करते हैं। आप देखिए, हम सबसे पहले शुरू करेंगे लंबाई के लिए। ओके, और फिर हम धीरे धीरे करके कुछ बड़ी तबई मिकदारें जो हैं उनकी तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहली तबई मिकदार जिसको हमको देखना है वो है लेंथ, यानी लंबाई। ओके, अब आप देखिए, हम अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो हम लंबाई को गिनने के लिए मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं और मीटर स्केल के ऊपर जो सबसे छोटा जो डिवीज़न होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। ओके, फिर आप देखिए कि 1 मिलीमीटर को अगर आपने 10 गुना बड़ा कर दिए तो वो बन जाएगा 10 मिलीमीटर। ये जो 10 मिलीमीटर है हमने इसका एक नाम रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसके बाद अगर आपने इसको और कंटिन्यू किया,
ये जो 1 सेंटीमीटर वाली जो लंबाई हमको मिली, अगर आपने इसको 100 गुना बड़ा कर दिए, 100 सेंटीमीटर अगर कर दिए, हम उसका एक नाम रख देंगे 1 मीटर। फिर उसके बाद अगर आपने इस मीटर को 1000 गुना अगर आप बड़ा कर देते हैं तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो बन जाएगा 1 किलोमीटर। अब आप देखिए आपके सामने एक ऐसा एक स्टेप बाय स्टेप एक डायग्राम जैसी चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग गौर करो, यहाँ पर सबसे छोटा पैमाना हमारे पास अभी फ़िलहाल मिलीमीटर है और सबसे बड़ा पैमाना फ़िलहाल हमारे पास है 1 किलोमीटर। ये हम कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चले गए? तो 1 मिलीमीटर को अगर आप 10 गुना बड़ा कर रहे हो तो बन गया सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद उसके बाद अगर आपने सेंटीमीटर को 100 गुना बड़ा कर दिए तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमने उसका नाम अलग रख दिए 1 मीटर। अगर आपने ये मीटर को 1000 गुना बड़ा कर दिए वो बन गया 1 किलोमीटर। ये जो नंबर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ये सब के सब कन्वर्शन फैक्टर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर इन दो लोगों में क्या ताल्लुक है, इन दोनों में क्या कन्वर्शन फैक्टर है, तो आप लोग इजीली कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मतलब ये जो 10 जो है ये हमारा कन्वर्शन फैक्टर हो जाएगा सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और अगर कोई पूछे कि मीटर में और किलोमीटर में क्या रिलेशन है तो हम इजीली कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो आप लोग देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्शन फैक्टर है 10, मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्शन फैक्टर आ गया 100, किलोमीटर और मीटर में कन्वर्शन फैक्टर आ गया 1000। तो ये जो नंबर है इनको कहते हैं कन्वर्शन फैक्टर। तो अब इसी एक मिसाल को अगर ध्यान में रखें तो इस पर से हम लोग कन्वर्शन फैक्टर की डेफिनेशन बना सकते हैं। आप लोग एक चीज़ गौर करो कि यहाँ पर तबई मिकदार एक ही है, यानी फिजिकल क्वांटिटी हमने एक ही लिए लंबाई, मगर उस लंबाई को हमने जब नापना शुरू किए तो उसके लिए हमने अलग अलग पैमानों का इस्तेमाल करे। हमने सबसे छोटा पैमाना लिए मिलीमीटर, फिर उसको थोड़ा सा बड़ा किए वो बन गया सेंटीमीटर, फिर उसको थोड़ा सा बड़ा किए वो बन गया 1 मीटर, फिर उसको और बड़ा किए 1 किलोमीटर। आप चाहो तो इसको भी और आगे बड़ा कर सकते हो अगर आपको उसकी ज़रूरत हो, या आप चाहो तो इसको भी और छोटा कर सकते हो अगर आपको उसकी ज़रूरत हो। मतलब अगर आपको 1 मिलीमीटर जो पैमाना है उससे भी छोटी लंबाइयाँ गिनना है आप इसके भी नीचे जा सकते हैं। ओके, और हम आगे चलकर देखेंगे कि इसके भी हम बहुत नीचे जा सकते हैं और इसके भी हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। ओके, यानी लंबाइयों को अगर हमको मेजरमेंट अगर करना है, लंबाई का अगर हमको पैमाइश अगर करना है तो हम हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम पैमाने जो है वो डिसाइड करेंगे। ओके, तो मुझे यकीन है कि आपको ये कन्वर्शन, ये एग्जांपल और ये कंसेप्ट जो है वो ध्यान में आ गया होगा। अब कन्वर्शन फैक्टर की तारीफ पर हम आते हैं। तो आप लोग देखिए, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि हम फिजिकल क्वांटिटी एक ही लेंगे और उस एक फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग इकाइयाँ लेंगे। उन इकाइयों को जब हम आपस में तब्दील करेंगे, जब आपस में एक दूसरे के अंदर जब हम उनको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते वक्त हमको कोई ना कोई एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो हमको इस नंबर की ज़रूरत पड़ी, हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हमको इस नंबर की ज़रूरत पड़ी, हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हमको ये वाले नंबर की ज़रूरत पड़ी। ये वाले जो नंबर है जो कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनको बोलते हैं कन्वर्शन फैक्टर। ओके, चलिए अब हम दूसरी एग्जांपल पर आते हैं। आप लोग देखिए, दूसरी एग्जांपल जो हमको देखना है वो है कमैयत, यानी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ सकती है वो है मास, यानी उर्दू में हम उसे कहेंगे कमैयत। चलिए अब हम देखते हैं कि कमैयत में हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सबसे छोटा वज़न जो आम तौर पे हमको ज़रूरत पड़ सकती है वो होता है ग्राम, जिसे हम 1 ग्राम कह सकते हैं। ओके, अब आप देखिए ये जो ग्राम है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसको डायरेक्टली 1000 गुना अगर बड़ा कर दिए तो ये 1000 ग्राम बन जाएगा, और ये जो 1000 ग्राम है हम इसे कहेंगे 1 किलोग्राम। ओके, यहाँ पर
आप चाहो तो ये किलोग्राम को और आगे बड़ा कर सकते हो, इसको बड़ा करके आप क्विंटल, टन, मन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैमाने बना सकते हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की पड़ती है। ओके, इसलिए मैं यहीं पर ही इसको रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूँ। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर वर्ड आया किलो। आप याद रखिए, किलो जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है हजार। ओके, किलो का सीधा साधा मतलब जो है वो हजार है, और जाहिर है हजार मतलब 100। तो ये वाला जो नंबर है इसको किलो कहा जाता। तो जब ये नंबर किसी के साथ जुड़ जाएगा हम उसको किलो कहेंगे। जैसे अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा था, लंबाई के वक्त हमने 1000 मीटर लिए थे, तो हमने उसका नाम रखे थे 1 किलोमीटर, क्योंकि ये जो नंबर है एक्चुअली ये किलो है, तो 1 किलोमीटर, इस तरह से। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपके पास कमैयत के लिए दो अलग अलग निज़ाम में, मतलब जैसे CGS निज़ाम का आपके पास पैमाना है ग्राम, और MKS निज़ाम या SI यूनिट जो है वो आपके पास है किलोग्राम। तो अगर आपको CGS इकाई को SI यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको जो चीज़ यहाँ पर मिल रही है वो ये है। ओके, यानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये जो 1000 है ये हमारा कन्वर्शन फैक्टर है कमैयत के लिए, अगर आप किलोग्राम और ग्राम की अगर आप बात कर रहे हो तो। ओके, तो ये हो गया हमारी सेकंड फिजिकल क्वांटिटी कमैयत के ताल्लुक से। अब हम यहाँ पे तीसरी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, और आप डेफिनेटली समझ गए होंगे तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है वक्त, क्योंकि ये तीन लोग जो हैं इनकी ही हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वक्त यानी टाइम। अब आप देखिए, आम तौर पर टाइम का जब मामला आता है, जब हम घड़ी के तरफ अगर देखते हैं तो हमको उसमें 3 पैमाने नज़र आते हैं जिनको हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। एक होता है सबसे छोटा पैमाना सेकंड, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सेकंड की। अब हम एक काम करेंगे, इस सेकंड को 60 गुना बड़ा कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 60 सेकंड अगर ले लेता हूँ तो मुझे उसका एक नया नाम रखना पड़ेगा। मैं उसका नाम रख देता हूँ मिनट। ओके, फिर इसके बाद अगर मैं इस मिनट को 60 गुना अगर बड़ा कर देता हूँ तो 60 मिनट जो है ये बन जाता है 1 आवर। यहाँ पर हम उसको शॉर्ट में HR लिख सकते हैं और कंप्लीट लिखना है तो HOUR। ओके, तो अब आप देख, अगर आप चाहो तो फिर ये इसको और आगे बढ़ा सकते हो। आप अगर इस तरह से अगर आप 24 घंटे लेते हैं तो इट विल बिकम 1 डे। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे छोटा पैमाना जो हमारे पास है वो है सेकंड। ओके, तो सबसे छोटा वक्त जो हम गिन सकते हैं वो है 1 सेकंड। फिर हमने क्या किया, सेकंड को 60 गुना बड़ा किए तो वो बन गया मिनट। यहां पर जो नंबर हमारे पास मिला वो नंबर मिला 60। आप याद रखिए, ये जो 60 है ये कन्वर्शन फैक्टर है मिनट के लिए। ओके, यानी हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये जो 60 है तो ये कन्वर्शन फैक्टर बन गया मिनट और सेकंड में। उसी तरीके से जब आपने 60 मिनट लिए तो वो बन गया 1 घंटा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो इस तरह से ये जो 60 मिनट ये जो 60 जो नंबर यहाँ पर हमको मिला, ये कन्वर्शन फैक्टर मिला आर में और मिनट में। अगर आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या हम 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 टाइम्स, ये जो 60 मिनट्स है इसको मैं लिख सकता हूँ 60 टाइम्स 1 मिनट। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इसको 60 इंटू 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकंड, तो यहां पर ये आ जाएगा 60 सेकंड। इसका मतलब सिंपल वे में हमको मिलेगा 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60, ये हो जाएगा 3600 सेकंड। तो ये वाला जो नंबर है ये कन्वर्शन फैक्टर होगा आर में और सेकंड में। मतलब हमको ये पता चला कि 1 घंटा जो है वो 3600 सेकंड पर मुश्तमिल होता है। मतलब 1 घंटा जो है वो 3600 सेकंड से बनता है। ओके, तो इस तरीके से हम वक्त को अलग अलग इकाइयों में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। हमें इन सब की ज़रूरत बार बार पड़ती है। इनमें सबसे ज़्यादा अहम रोल तो खैर सेकंड का होता है, क्योंकि एसआई निज़ाम की जो इकाई है वो सेकंड है। ओके, लेकिन कई मरतबा हमको मिनट की भी ज़रूरत पड़ती और आर की भी ज़रूरत पड़ती, तो उस वक्त हम ये सारी चीज़ों की हम इनको इस्तेमाल
करते हैं। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा अपने इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक मैंने जो आपको 3 तबई मिकदारों का कन्वर्शन फैक्टर बताया वो थे बुनियादी तबई मिकदारें, मतलब लंबाई, कमियत और वक्त। इनके अलावा आपको पता है कि 4 और बाकी हैं तबई मिकदारें, जैसे बरकी रो, दर्जा हरारत, मादे की मिकदार और नूरी हिद्दत। लेकिन उन सब की ज़रूरत हमको जब जब पड़ेगी हम उस मुनासिबत से उनको यूज़ करते जाएंगे। ये 3 लोग जो मैंने अभी आपको बताया, लंबाई, कमियत और वक्त, ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था कि इन 3 लोगों को यूज़ करके ही हम डायमेंशन भी बनाते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनकी पड़ेगी। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम कुछ ऐसी तबई मिकदारें लेंगे जिनकी और ज़्यादा हमको मतलब बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अगले नंबर पर ले लेता हूँ यहाँ पर ख़ती रफ्तार, मतलब लीनियर वेलोसिटी। ओके, अब आप देखिए, अगर हम लीनियर वेलोसिटी यानी ख़ती रफ्तार की अगर हम बात करें तो ख़ती रफ्तार का हमारे पास सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है v = s/t। आप याद रखिए, यहाँ पर s का मतलब हमेशा फासला होता है या हटाव होता है। हटाव बटे वक्त, तो हटाव बटे वक्त यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की सिंबल जो है वो s है। अब आप देखिए, अगर मुझे ये जो चीज़ आपके सामने अभी दिख रही है v = s/t, इसकी अगर यानी रफ्तार की अगर मुझे इकाई बनाना हो तो क्योंकि मेरे पास अलग अलग निज़ाम हैं, जैसे CGS है, FPS है, SI है, MKS है, तो मैं यहाँ पर 2 निज़ाम फिक्स कर लेता हूँ। एक निज़ाम ले लेते हैं CGS क्योंकि उसकी भी हमको बहुत ज़रूरत पड़ती, और एक निज़ाम ले लेते हैं SI क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं CGS पैमाने की। तो अगर मुझे CGS निज़ाम में V की यूनिट अगर बनाना हो तो मैं फासला यानी हटाव जो है उसकी CGS इकाई लूँगा, जाहिर है वो है सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय नीचे वक्त है तो उसकी यूनिट होगी सेकंड। मैं यहाँ पे सेकंड, वैसे सेकंड को सिर्फ S लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर समझ जाने के लिए मैं उसको SEC लिख देता हूँ। ओके, आप याद रखिए सेकंड जो है वो हमेशा सिर्फ S से लिखा जाता है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये सेकंड में और ये वाले S में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये CGS इकाई हो गई रफ्तार की। ओके, अब हम देखते हैं कि SI पैमाने में मतलब SI यूनिट क्या होगी। तो अगर हम SI पैमाने की अगर बात करेंगे, ये जो S है फासला या हटाओ, इसको हम गिनेंगे मीटर में, और जाहिर है टाइम को तो हमको सेकंड में ही गिनना पड़ेगा। तो इस तरीके से SI निज़ाम की इकाई रफ्तार की हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं कि क्या हम SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी को CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमने अभी तक देखा है कि हम कोई भी एक तबई मिकदार की अलग अलग इकाइयों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि 1 मीटर पर सेकंड जो है वो कितने सेंटीमीटर पर सेकंड का होता है। ओके, मान लो कि वो नंबर मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, तो क्या हम ये x मालूम कर पाएंगे? बहुत इजीली हम उसको मालूम कर सकते हैं। तो देखिए इसका तरीका किस तरह से रहेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर पर सेकंड = 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड। ओके, और अब आप इन दोनों को कन्वर्ट कर लो CGS इकाई के अंदर। जब आप इनको CGS इकाई में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर का मतलब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि CGS निज़ाम में भी सेकंड ही उसकी इकाई है। तो ये हो गया 100/1 सेकंड। ओके, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर पर सेकंड = 100 टाइम्स सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास कन्वर्शन फैक्टर जो हमको मिला वो मिला 100। यानी ये जो 100 जो नंबर हमको मिला है, इस नंबर को हम कहेंगे कि वो कन्वर्शन फैक्टर है CGS यूनिट और SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी के दरमियान। ओके, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब हम कोई नंबरों को हम इस तरह से जब लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो नंबर हमको मिला 1 मीटर पर सेकंड = हमने क्या लिखा उसको 100 सेंटीमीटर
पर सेकंड। तो जनरली हम इसको 10 के पावर में लिखने की कोशिश करते हैं, वो लिखना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे 100 जो है उसमें 1 जो है एक, उसके आगे 2 जीरो हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारा कन्वर्शन फैक्टर होगा 10 टू द पावर 2। इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी 10 के पावर में अगर कोई नंबर हो, कोई ऐसा नंबर हो जो 10 के पावर में लिखा जा सकता हो, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये हो गई लीनियर वेलोसिटी। अब हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम खती रफ्तार जो है इसकी जगह पर अब हम अगली तबई मिकदार ले लेते हैं, खती इसरा, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, अब आप देखिए लीनियर एक्सेलरेशन, तो फिर शुरुआत हम वहीं से करेंगे। मतलब हमारे पास जो पैमाने हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा CGS की। लीनियर एक्सेलरेशन की अलामत A होती है, और आप लोगों को सबको पता है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है V/T, मतलब रफ्तार की तब्दीली की शरह जो है उसे इसरा कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, V/T, मतलब रफ्तार की तब्दीली की शरह। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। आप देखिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, A इज इक्वल टू ये जो V है इसको हम लिख सकते हैं S/T, क्योंकि रफ्तार जो है वो हटाव की तब्दीली की शरह है। ओके, तो हम यहाँ पे V की जगह पर S/T लिख सकते हैं, और अपॉन में ये T आ जाएगा। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए ये अपॉन वाला T नीचे उतरेगा, यानी ये T और ये T दोनों नीचे अपॉन में आ जाएंगे। इस तरह से A के लिए फॉर्मूला आ जाएगा S/T इंटू T, यानी T का स्क्वायर। ओके, तो अब आप अपने जहन में ये वाला फॉर्मूला रखिए, A इज इक्वल टू S/T स्क्वायर। इससे ज़्यादा हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि CGS इकाई क्या होगी। चलो मैं यहाँ दोबारा से इसको लिख लेता हूँ, CGS इकाई एक्सेलरेशन के लिए S यानी हटाओ यानी फासला। CGS निज़ाम में हटाओ की जो इकाई है वह है सेंटीमीटर, और नीचे टाइम का स्क्वायर है, यानी टाइम की जो इकाई है वो सेकंड है। इसका मतलब यह आ जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की बात होगी। CGS निज़ाम में एक्सेलरेशन यानी खती इसरा जो है उसकी इकाई हमको मिली सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम चलते हैं SI यूनिट पर। अब आप देखिए SI निज़ाम के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले S यानी हटाओ या फासला, उसको हम गिनेंगे मीटर में। तो S की यूनिट आ जाएगी मीटर पर, नीचे वक्त का स्क्वायर है, जाहिर है SI निज़ाम में वक्त की इकाई सेकंड ही है, इसका मतलब ये हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पर CGS निज़ाम के लिए इकाई मिली सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और SI निज़ाम के लिए मिल गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से अब हमारा सवाल यह आएगा कि क्या हम SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन को CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम ये चेक करेंगे कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो कितने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो सकता है। तो उसका जो तरीका रहेगा उसको मतलब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x टाइम्स सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जाहिर है ये जो x है ये हमारा कन्वर्शन फैक्टर होगा। तो आइए अब हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये x क्या हो सकता है। तो आप देखिए इसको किस तरीके से हम इसको करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर अपॉन सेकंड का जो स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड। देखिए आप लोग, सेकंड का स्क्वायर है मतलब सेकंड को 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया गया है अपने आप से, इसलिए सेकंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड। अब ये जितने भी लोग हैं इनको आप कन्वर्ट कर लो CGS में, तो जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसा हो जाएगा 100 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, अपॉन सेकंड जो है उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि CGS पैमाना जो है सेकंड के लिए वो सेकंड, वक्त के लिए वो सेकंड ही है। तो अब आप देखिए, अब आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आ गया 100 और अपॉन में आ गया 1 इंटू 1 यानी 100, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो आप देखिए कि आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया, उसके लिए हमको इस नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो 100 है, जिसको हम 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये हमारा कन्वर्शन फैक्टर है खती इसरा के लिए। ओके, तो जब भी आपको कभी एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करने का मामला आ जाए किसी न्यूमेरिकल के अंदर, तो हम इस पैमाने का इस्तेमाल करेंगे। हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे 100 टाइम्स सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। ओके, तो ये था खती इसरा के लिए। चलिए अब हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक और फिजिकल क्वांटिटी को हम लेते हैं यहाँ पर। अगली फिजिकल क्वांटिटी जो हमको यहाँ पे अभी देखना है वो है खती मेयार हरकत। ओके, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे लीनियर मोमेंटम। ओके, अब आप देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को लीनियर मोमेंटम या खती मेयार हरकत जो है उसकी तारीफ बताया था। उसकी तारीफ पर से जो फॉर्मूला था वो था स्मॉल लेटर में P इज इक्वल टू m/v। कमियत और खती रफ्तार का जो हासिल ज़रब है उसे खती मेयार हरकत कहते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, m/v। अब आपको इस फॉर्मूले को देखकर यूनिट बनाना है और यूनिट बनाने के बाद फिर उसको कन्वर्ट करना है, उन्हें उसका कन्वर्शन फैक्टर देखना है। तो देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे। बहुत आसानी के साथ हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। अगर मुझे पहले CGS यूनिट अगर बनाना है तो देखिए ये आ जाएगा P, मतलब लीनियर मोमेंटम, इसकी यूनिट। अब इसकी यूनिट अगर मुझे बनाना है, मतलब लीनियर मोमेंट खती मेयार हरकत की अगर यूनिट बनाना है, तो पहली चीज़ है m। तो m की जो यूनिट बन जाएगी CGS निज़ाम में वो होगी ग्राम, जिसको सिर्फ G लिखा जाता है, और इनटू उसके बाजू में है रफ्तार, और आपको पता है कि रफ्तार की जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से CGS इकाई जो बनेगी, CGS यूनिट जो बनेगी खती मेयार हरकत की, वो बन गई ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या बनाई जा सकती है। तो अगर हम SI यूनिट की अगर बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की, खती मेयार हरकत की, तो आप देखिए पहले m है, m की यूनिट बन जाएगी किलोग्राम, और बाजू में रफ्तार है, रफ्तार की यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास CGS पैमाना या CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड मिली और SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड मिली। अब सवाल वही है कि क्या हम इस पैमाने को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कन्वर्शन फैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे। हमारा जो अभी प्रॉब्लम हमारे सामने है वो ये है कि क्या 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये जो चीज़ है, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं काय में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो मैं उस कन्वर्शन फैक्टर को x नाम दे देता हूँ अभी, और वो हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये x की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले मुझे यकीन है आपने ये नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे इतना। अब हम ये कन्वर्शन जो है वो इसको आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए इसको किस तरह से हम शुरू करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे SI यूनिट से, जैसे कि हमने इससे पहले भी किया था। SI यूनिट हमारे सामने ये है, तो हम स्टार्ट करते हैं SI यूनिट से, यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 किलोग्राम इंटू, आप देखो यहाँ पे ये इंटू है और बाजू में मीटर है, इसका मतलब आप उसको लिख सकते हैं 1 मीटर, और पर सेकंड यानी सेकंड नीचे है तो मैं उसको लिख सकता हूँ अपॉन में 1 सेकंड। ओके, मैं यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सेकंड को पूरा SEC लिख देता हूँ। एक बार फिर से याद रखिए कि सेकंड को सिर्फ S लिखा जाता है। हाँ, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड को मैंने क्या लिखा, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर 1 सेकंड। अब आप एक काम कीजिए कि जितने भी यहाँ पर लोग आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब को आपको CGS पैमानों में, CGS इकाइयों में कन्वर्ट करना है। तो शुरू करते हैं। 1 किलोग्राम, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 ग्राम इंटू, अब उसके बाजू में है 1 मीटर, और आपको ये भी पता है कि 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, अब नीचे है 1 सेकंड, और आपको सेकंड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेकंड सेकंड ही रहेगा, इसका मतलब नीचे सेकंड ही रहना है।
तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेकंड। अब आप इन सबको मिलाकर एक साथ लिखने की कोशिश कीजिए। आप देखिए यहाँ पर आपके सामने दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 1000 इंटू 100। जाहिर है जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको नंबर मिलेगा 1000 के ये 3 जीरो, और 100 से ज़रब कर रहे हो तो उसके 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और फिर बाकी लोगों को आप लिख सकते हैं आपस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अब आप देखिए आपके पास एक सिंपल वे में जो आपको नंबर मिला वो मिला 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, यहां पर आप देखिए एक के आगे 5 जीरो है मतलब 1 लाख। ओके, इससे जाहिर है 1 लाख है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 10, और क्योंकि 5 जीरो है इसलिए 10 की कुवत 5, और साथ में आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। आप याद रखिए ये जो नंबर यहां पर है ये हमारा कन्वर्शन फैक्टर होगा खती मेयार हरकत के लिए, मतलब लीनियर मोमेंटम को अगर आपको कन्वर्ट करना हो सीजीएस से एसआई में या एसआई से सीजीएस के अंदर, तो जो कन्वर्शन फैक्टर आएगा वो 10 का पावर 5 होगा। यहाँ पर अभी जो कन्वर्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो है एसआई से सीजीएस के अंदर। इनको आप उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा करने के लिए आपको इस नंबर को इधर लाना पड़ेगा। जाहिर है ये नंबर जब इधर आएगा तो ये 10 का पावर निगेटिव हो जाएगा। हम उसको कैलकुलेशन करते वक्त जो है वो देखेंगे कि किस तरह से वो होता है। फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए कि किस तरीके से आप लीनियर मोमेंटम को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम अगली फिजिकल क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। अगली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो एक तरह से आपको बिल्कुल याद कर लेना है। वो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, उर्दू में हम उसे कहेंगे कुव्वत। अब आप देखिए कुव्वत के लिए जो फॉर्मूला हम आमतौर पे यूज़ करते हैं डेफिनेशन के तौर पर या न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के तौर पर, वह है F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू लीनियर एक्सेलरेशन। यानी कमियत और खतीसरा का जो हासिल ज़रब है वो हम कुव्वत के तौर पे लेते हैं। तो अब हम पहले तो इसकी इकाई बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एसआई यूनिट से। अब आप देखिए अगर मुझे एसआई यूनिट बनाना है कुव्वत की, तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर कमियत। कमियत के लिए मैं ले लूँगा किलोग्राम, बाजू में है इंटू, उसके बाजू में है इसरा। इसरा जो है एक्सेलरेशन जो है अभी हमने कुछ देर पहले देखे थे कि उसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास कुव्वत के वास्ते मतलब फोर्स के लिए जो पैमाना हमको मिला वो मिला किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गई, एसआई यूनिट हो गई कुव्वत के लिए। लेकिन अब आप यहाँ पर एक रूल याद रखिए, और वो रूल ये है, एसआई निज़ाम का रूल है ये, कि अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड जैसी हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उसमें बहुत सारे लोग अगर आ जाते हैं, तो फिर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं उस साइंटिस्ट के नाम से जिसने उस फिज़िकल क्वांटिटी का तस्वुर पेश किया या उस फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए या उसके बारे में कोई आइडिया बताया। आप लोग याद रखिए कुव्वत के ताल्लुक से जिस साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा सिस्टेमेटिक वर्क पेश किया था सबसे पहले दुनिया में, वो है आइजैक न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, आइजैक न्यूटन के ऑनर में हम ये जो चीज़ हमारे पास मिली एसआई यूनिट के तौर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम इसको यूज़ ना करते हुए इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर हम ले लेंगे न्यूटन। ओके, न्यूटन मतलब उसको जाहिर करेंगे हम कैपिटल एन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 न्यूटन लिखना चाहें तो 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोग याद रखिए ये हमारे पास एसआई यूनिट आ गई फोर्स के लिए। यानी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, न्यूटन है। लेकिन आप याद रखो कि न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन के ताल्लुक से, मतलब न्यूटन जो है ये एसआई यूनिट बन गई कुव्वत के लिए। ओके, आइए अब हम यहाँ पर फोर्स जो है उसकी सीजीएस यूनिट के ताल्लुक से बात करते हैं कि सीजीएस यूनिट जो है वो उसके लिए क्या हो सकती है। ओके,
तो CGS यूनिट। अब आप देखिए, सबसे पहले अगर मुझे फोर्स की अगर बात करना है CGS यूनिट की, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसके फॉर्मूले में कितने लोग हैं। तो जैसा नज़र आ रहा है 2 लोग हैं, M × A। तो इन 2 लोगों को मैं CGS में कन्वर्ट करूंगा, यानी उनकी इकाइयां लूंगा। कमैयत की इकाई CGS निज़ाम के अंदर है ग्राम, उसके बाजू में इनटू, अब बाजू में यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो इसरा की जो इकाई है CGS निज़ाम के अंदर वो है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास कुव्वत के लिए, मतलब फोर्स के लिए जो CGS इकाई मिली वो मिली ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर से वही वाली बात आ जाएगी SI निज़ाम की कि अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जैसी यूनिट अगर ये बन गई है, तो हम इसको यूज़ ना करते हुए कोई दूसरा नाम ले लेंगे। तो हम यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास मिला ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर एक नया नाम जो हम यूज़ करेंगे वो है डाइन। ओके, DYNE। आप याद रखिए, जब भी हम किसी का नाम मतलब यूनिट के तौर पे लेते हैं तो वो सबका सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 1 डाइन। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डाइन। ये जो डाइन है ये हमारी CGS यूनिट है। यानी इस तरह से हमारे पास अब कुव्वत के वास्ते फोर्स के लिए जो इकाइयाँ जो हमको मिली वो मिली CGS यूनिट डाइन और SI यूनिट न्यूटन। ओके, तो चलिए अब हम इन 2 लोगों के दरमियान कन्वर्शन जो है वो क्या पॉसिबल है या नहीं है वो अब हम देखने की कोशिश करते हैं। आप याद रखिए कि कन्वर्शन हमेशा पॉसिबल होता है अगर वो एक फिजिकल क्वांटिटी, अगर जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, अभी हमने देखा था कुव्वत के लिए SI यूनिट जो है वो है न्यूटन और CGS यूनिट जो है वो है डाइन। तो सवाल ये आएगा कि 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन का होगा। क्या हम, जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं उसको x ले रहा हूँ, तो ये जो x है हमको ये वैल्यू निकालना है कि ये वैल्यू क्या होगी, कितने डाइन का 1 न्यूटन हो सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे 1 न्यूटन से। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अभी आपने देखा उसकी वैल्यू थी, न्यूटन का जो मतलब हमने लिया था वो था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ओके, तो अब हम इसको कन्वर्ट करना, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर है, इसका मतलब आ जाएगा 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड। ओके, अब आप एक काम करेंगे, ये किलोग्राम को ग्राम बनाएंगे और इस मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 किलोग्राम का मतलब होगा 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर का मतलब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड। और अब आपको डायरेक्ट समझ में आ ही गया होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ नंबर है 1000 और उसको आप ज़रब कर रहे हो 100 से, तो जाहिर है 1000 को जब आप 100 से ज़रब करेंगे तो 1000 के आगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल मिलाकर 5 जीरो हो जाएंगे। और अगर वहाँ 5 जीरो होते हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 5, यह आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये जो चीज़ है ये डाइन है। ओके, मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो क्या है, डाइन। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकता हूँ डाइन से। और जैसे ही मैंने रिप्लेस किया, आप देखिए मुझे यहाँ पे नंबर मिल गया 10 टू द पावर 5। तो जब भी हम कभी न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू द पावर 5 को हम एक कन्वर्शन फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो मुझे यकीन है कि आपको आज की ये अभी तक जो हमने मिसालें डिस्कस की है ये सब समझ में आ गई होंगी। अब आखिरी में हम एक लास्ट जो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हम ले लेते हैं और फिर यहाँ पर ये लेक्चर को हम रोक देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहूँगा। ओके, तो आखिरी फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसकी हमको ज़रूरत है, जिसको हमको डिस्कस करना है, वो है काम। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे वर्क। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले काम जिसे आमतौर पर W से ज़ाहिर करते हैं,
अगर उसकी हम तारीफ पर गौर करें, और ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो काम जो है उसकी तारीफ होती है कुव्वत और हटाव का हासिल ज़रब। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब W के लिए फॉर्मूला जो बन जाएगा वो होगा F इंटू एस। याद रखिए, S का मतलब सेकंड नहीं है बल्कि S का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो F इंटू एस। अब हम यूनिट बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं SI यूनिट से। तो अगर मैं SI यूनिट अगर बनाना चाहूँ वर्क की, तो आप देखिए सबसे पहले मैं SI यूनिट लूँगा फोर्स की। फोर्स की SI यूनिट है न्यूटन इनटू, यहाँ पर बाजू में S जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है और उसकी SI यूनिट होती है मीटर। तो इस तरह से मुझे SI यूनिट ऑफ वर्क जो है वो क्या मिली, न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिए कि न्यूटन का खुद का जो मतलब है वो था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जगह पर हमने न्यूटन लिया था, तो जाहिर है मैं न्यूटन की जगह पर ये ले सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू ये मीटर एक और आ गया। और अब अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे W के वास्ते, मतलब काम के लिए, वर्क के वास्ते जो SI यूनिट मिली वो मिली किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और अब मैंने आपको फिर से याद दिलाता हूँ, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि SI निज़ाम का एक रूल है कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको रिप्लेस कर देते हैं उस साइंटिस्ट के नाम से जिसने उस चीज़ का कंसेप्ट बताया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो चीज़ हमको मिली किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, हम इसको रिप्लेस करेंगे जूल से। ओके, जूल जो है ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एनर्जी या वर्क पर उसकी स्टडीज़ जो है उन्होंने पेश की थी, इसलिए हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को जूल के ऑनर में, मतलब इसको हम रिप्लेस करके जूल लिखेंगे। यहाँ पर याद रखिए, अगर आपको जूल का पूरा नाम अगर लिखना है तो उसको स्मॉल j से लिखते हैं, और अगर उसको अलामत के तौर पे बताना है तो कैपिटल J लिखा जाएगा। ओके, तो अब आप देखिए आपके पास काम के लिए SI निज़ाम की यूनिट जो है वो बन गई जूल। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि SI यूनिट हमारे पास जो मिली वर्क के लिए, SI यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू जूल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं CGS इकाई की। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं CGS इकाई की अगर मैं लेता हूँ तो फिर से मुझे इन लोगों को CGS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुव्वत जो है उसकी CGS यूनिट है डाइन इनटू बाजू में जो S है वो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और उसकी जो इकाई है CGS निज़ाम के अंदर वो है सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वर्क के लिए हमारे पास जो CGS यूनिट जो मिली वो मिली डाइन इंटू सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ फिर एक बात ये आएगी कि डाइन भी तो कोई और चीज़ है, हमने डाइन किसी और की जगह पे लिया था। डाइन का मतलब था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने डाइन लिया था, तो इसलिए हम वापस इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं इनटू ये एक सेंटीमीटर और आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ये सेंटीमीटर। और जाहिर है जब मैं इन सब को सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो यूनिट हमको यहाँ पर मिली, ये फिर से कॉम्प्लिकेटेड जैसी यूनिट है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम गायब करेंगे और एक नया नाम इसकी जगह पर ले लेंगे, वो नाम है अर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, वो अर्ग है, आसानी के लिए। तो इस तरह से अब हमारे पास CGS जो इकाई हमको मिली वर्ग के वास्ते वो मिली अर्ग। तो इस तरह से अब आपके सामने वर्क के लिए, मतलब काम के लिए, दोनों इकाइयाँ आपको मिल गई। SI इकाई है जूल और CGS इकाई है अर्ग। अब हमारा सवाल वही आएगा कि क्या हम जूल को अर्ग बना सकते हैं? तो डेफिनेटली बना सकते हैं। हमारा सवाल यह है कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग, कितने अर्ग के बराबर 1 जूल होगा। हमको ये x जो है ये कन्वर्शन फैक्टर है और ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए बहुत आसानी के साथ हम शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे जूल से। 1 जूल इज इक्वल टू, अभी आपको पता है
वो था 1 न्यूटन मीटर, क्योंकि जूल हमने किसकी जगह पे लिया था, बेसिकली न्यूटन मीटर की जगह पर। ओके, हम एकदम शॉर्टकट वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखिए, आप इस न्यूटन को डाइन बना सकते हो और इस मीटर को सेंटीमीटर बना सकते हो, तो ये इजीली हो जाएगा। 1 न्यूटन को अगर आपको डाइन बनाना है तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था 10⁵, यानी 1 न्यूटन का मतलब क्या है, 10⁵ डाइन है, इनटू मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर बनाना है तो वो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। जाहिर है अब आप ये 10⁵ और ये 100, इन दो लोगों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵, और ये 100 का मतलब है 10⁻², ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 10⁷, और ये हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर मतलब अर्ग। ओके, तो हमारे पास कन्वर्शन फैक्टर क्या मिला, 10⁷, यानी जब भी आप 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, या अर्ग में कन्वर्ट करने की जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, या अर्ग को जूल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा जो पैमाना रहेगा, यानी कन्वर्शन फैक्टर जो हमारा होगा वो होगा 10⁷। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये जो टॉपिक है कन्वर्शन फैक्टर का, ये ध्यान में आ गया होगा। अगर ये एक बार ध्यान में ना आए तो आप इसको डाउनलोड कर लो और इसको बार बार देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बार बार हम जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो हर कैलकुलेशन से पहले हमको कन्वर्शन की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ कई मरतबा एसआई यूनिट दी जाती है और एक आधी कोई फिजिकल क्वांटिटी सीजीएस में दे देते हैं, तो उस वक्त बड़ी गड़बड़ हो जाती है और कन्वर्शन जो है वो यूँ समझ लो कि वो लाजमी है, वो इसेंशियल है बिल्कुल आपके लिए। इसलिए ये लेक्चर, आज का जो लेक्चर अभी हुआ है, ये आपके लिए समझना और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मैं एक होमवर्क के तौर पर यहाँ पर आपको एक फ़िज़िकल क्वांटिटी दे देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उस फिज़िकल क्वांटिटी का कन्वर्शन फैक्टर मुझे करके आप बताएंगे। ओके, तो जिस फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है डेंसिटी, यानी कसाफत। आप याद रखिए, उसको रो से जाहिर करते हैं और उसका फॉर्मूला है m/v। आपको ये देखना है कि इसकी एसआई यूनिट यानी डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी। उसके बाद आपको ये देखना है कि उसकी सीजीएस यूनिट जो है वो क्या होगी, और फिर आपको देखना है कि उसका कन्वर्शन फैक्टर क्या होगा। मतलब आप उन दोनों इकाइयों को आपस में कन्वर्ट कैसे करोगे। अगर आपने ये होमवर्क करके कर लिए तो आप उसका जो जिस कागज़ पर आप इसको करोगे तो वो कागज़ आप मुझे फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो नंबर है 9421740793। आप इस नंबर पर मुझे अपना होमवर्क जो है वो भेज सकते हो। ओके, मुझे यकीन है कि आप ये सब कर पाएंगे और आपको ये समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।